Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइस पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपने देखा होगा बुकों में कि हमारा क्या क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा होता है अमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, गैल्वेनोमीटर, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये लाइन से सारे हमारे साथ हमारे क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिवाइसेस हैं जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हेडिंग बनाइएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हमारा क्या है, एमसीजी। इसे प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे यार, एमसीजी, है ना। इसका क्या मतलब होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका फुल फॉर्म है, क्या बोला, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो अगर इसके डेफिनेशन की बात होगी, अगर इसके एम की बात होगी, अगर हम इसकी बात करें कि इसका एम क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो सबसे पहले हम क्या डालेंगे, एम या फिर डेफिनेशन। एम या फिर डेफिनेशन, एम या फिर डेफिनेशन, ठीक है। लाइन बाय लाइन आप नोट्स बनाते भी चलिएगा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए कि इसका डेफिनेशन क्या है, इसका एम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है भाई, इट इज अ डिवाइस विच मेजर विच इज यूज टू डिवाइस डिवाइस which is used to detect electric current in the circuit and also to measure small amount of current, small amount of करंट। कौन सा करंट, डीसी करंट, है ना, एसी नहीं। कौन सा करंट, डीसी करंट। तो ऐसा डिवाइस, इसका एम मैंने और डेफिनेशन दोनों लिख दिया है। ऐसा डिवाइस जिसको हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, जिसको हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए हमारे सर्किट में, हमारे पाथ में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, या फिर किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। और इसको ऑल्सो, इट इज ऑल्सो मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। इट ऑल्सो मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मतलब छोटे करंट को ये मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को ये क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ना। इट इज स्पेशली यूज्ड टू फाइंड null deflection और जीरो डिफ्लेक्शन इन द सर्किट के अंदर। जीरो डिफ्लेक्शन और नल डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए, पता लगाने के लिए इसे फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, स्पेशली यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये तो क्या है, ये एमसीजी क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करता है, मिली एम्पियर में मेजर करता है, माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है, इस टाइप के करंट को मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट का करंट। ये बहुत अच्छा खासा करंट फ्लो नहीं करता, इसमें बहुत अच्छा खासा करंट फ्लो नहीं करता। अगर इस डिवाइस में अच्छा खासा करंट फ्लो करा देंगे, सर्किट वाला करंट अगर फ्लो करा देंगे, तो इस डिवाइस की हत्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये डिवाइस क्या हो जाएगा, इस डिवाइस का धुआं निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये बस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो इसमें इसकी ये ड्रॉबैक्स है कि एमसीजी की ड्रॉबैक्स क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की ड्रॉबैक क्या है, इट डज नॉट मेजर हाई वैल्यू ऑफ करंट, लार्ज वैल्यू ऑफ करंट, हाई अमाउंट ऑफ करंट ये मेजर नहीं करता। अगर आप जबरदस्ती इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा देंगे, मतलब ऐसे सर्किट में आपने एमसीजी को लगा दिया कि जिसमें अच्छा खासा करंट बह रहा हो, तो ये खराब हो जाएगा। एक तो ये मेजर नहीं करेगा, ऊपर से ये खराब भी हो जाएगा। तो इसीलिए इसे बहुत ज्यादा हम सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। लेकिन जिस सर्किट में स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, उसके लिए तो इसे यूज ही किया जा सकता है, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट ये फ्लो करा सकता है अपने में। इसीलिए क्या मैंने लिखा,
मैंने इस तरीके से एरो मार के लिख दिया कि स्पेशली इट इज यूज्ड टू फाइंड द नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब जीरो डिफ्लेक्शन। ये सर्किट में पता लगाने के लिए इसे यूज किया जाता है कि कहां पर जीरो डिफ्लेक्शन है या नहीं है। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज, जानते होंगे आप व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसा हमारा क्या होता है, सिस्टम होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है, पांचवें रेजिस्टेंस डायगोनल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। तो ये पता लगाने के लिए हम इसे यूज करते हैं, वहां लगा देते हैं उस पांचवें रेजिस्टेंस के जगह पर, उसके अक्रॉस, उसके डायगोनल के अक्रॉस इस गैल्वेनोमीटर का लगा देते हैं हम वहां पता लगाने के लिए कि हमारा वो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं है, बैलेंस्ड है कि नहीं है। ऐसा यूज करते हैं ना। ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हमारा एक रेजिस्टेंस, ये हमारा एक रेजिस्टेंस, यहां लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर, ये लगा दिया मैंने गैल्वेनोमीटर। अब सोच के देखो ना, अगर ये हमारा अरेंजमेंट, अगर ये अरेंजमेंट बैलेंस्ड होगा तो इस पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये पता लगाने के लिए हमारा सर्किट बैलेंस्ड है या नहीं है, हम इसके जगह पे क्या लगा देते हैं, इसके अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर यूज कर लेते हैं। अगर इस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आया, अगर इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड है। और अगर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं आया, ये कुछ ना कुछ करंट रीड कर रहा है, थोड़ा सा ही रीड कर रहा है, लेकिन रीड कर रहा है, तो इसका मतलब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। तो इसे स्पेशली इसलिए यूज किया जाता है। इस गैल्वेनोमीटर को मीटर ब्रिज एक हमारा डिवाइस है, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, उसमें भी यूज किया जाता है टू फाइंड द नल डिफ्लेक्शन इन द सर्किट। इस गैल्वेनोमीटर को विद द हेल्प ऑफ जॉकी हम यूज करते हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर भी। पोटेंशियोमीटर के अंदर भी गैल्वेनोमीटर यूज किया जाता है, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, पोटेंशियोमीटर, है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर का सबसे बड़ा जो यूज है, वो सबसे बड़ा यूज है टू फाइंड द नल डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन इन द सर्किट। चलो ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं। मैंने बता ही दिया आपको ड्रॉबैक क्या होगा। ड्रॉबैक्स इसकी क्या है, ड्रॉबैक्स इसकी क्या है, ड्रॉबैक्स it does not flow high amount of current, या हाई अमाउंट ऑफ करंट को फ्लो नहीं करता है, अमाउंट ऑफ करंट, ये इसकी ड्रॉबैक है। और अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करा देंगे तो क्या हो जाएगा, हाई अमाउंट ऑफ करंट अगर इसमें फ्लो करा देंगे तो ये खराब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। ऐसा क्यों, सोच के देखो, ऐसा क्यों। इफ वी फ्लो हाई अमाउंट ऑफ करंट, अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो पावर होता है आई स्क्वायर आर, क्या मैंने बोला, P बराबर आई स्क्वायर आर। अगर हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएंगे तो करंट का स्क्वायर है, तो एक तो करंट आपने हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराया, ऊपर से पावर जो जनरेट हो रहा है, हीट जो जनरेट होगा हमारे रेजिस्टेंस के अंदर, जो गैल्वेनोमीटर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, जो हीट जनरेट होगा आई स्क्वायर आर टी से, एक तो करंट आपका हाई है, ऊपर से ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, आई का स्क्वायर, ऊपर से ये और हाई हो गया, और अगर और हाई हो गया तो अच्छा खासा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सर्किट जल सकती है, खराब हो सकती है। पूरी की पूरी सर्किट क्या हो सकती है, जल सकती है, खराब हो सकती है। इसीलिए इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है ना। एक बात तो ये कि हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराने से सर्किट खराब कैसे हो जाएगा, गर्म कैसे हो जाएगा, बर्बाद कैसे हो जाएगा। एक बात ये तो मैंने ऊपर से बात किया कि हमारा इसका डेफिनेशन क्या है, इसका एम क्या है, इसका एम बेसिकली क्या होगा, इसका एम होगा टू फाइंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। यार बहुत ज्यादा अच्छा खासा करंट ये मेजर नहीं करता है, क्योंकि आपने सुना है करंट को मेजर करने वाला डिवाइस कौन होता है, अमीटर। और वोल्टेज को मेजर करने वाला डिवाइस कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस कौन होता है, वोल्ट मीटर, है ना। तो एमसीजी का क्या काम है, तो एमसीजी का काम है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना, या फिर स्पेशली नल डिफ्लेक्शन को मेजर करना कि किस पाथ में करंट है या नहीं है, किस पाथ में नल डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वर्किंग डायग्राम देख लेते हैं इसका। कौन सा डायग्राम, वर्किंग डायग्राम। क्या होता है वर्किंग डायग्राम, पहले ये समझते हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग डायग्राम क्या होता है। वर्किंग डायग्राम एक ऐसा डायग्राम होता है जो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया जाता है। दिस इज नॉट एक्चुअल डायग्राम, है ना। ऐसा डायग्राम जो
कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बनाया जाता है कि हाँ इससे हमारा काम चल जाएगा, दैट इज बेसिकली नोन एज वर्किंग डायग्राम। दिस इज नॉट एक्चुअल डायग्राम जो मैं बनाऊंगा, है ना, लेकिन लगभग मैं एक्चुअल डायग्राम बना के आपको दिखाई दूंगा। लेकिन ये आप ध्यान रखें, जब कभी वर्किंग डायग्राम आपसे कहे बुकों में वर्किंग डायग्राम बना, इसका मतलब क्या है कि इसके वर्क को समझने के लिए, इसकी वर्किंग को समझने के लिए जो डायग्राम हम बना रहे हैं दैट इज बेसिकली वर्किंग डायग्राम, है ना, दिस इज नॉट एक्चुअल डायग्राम। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्किंग डायग्राम की तो उसके अंदर होता क्या है, सबसे पहले बताओ एमसीजी आपने देखा है कि नहीं देखा। देखो एमसीजी का शक्ल जो फोटो होता है वो कुछ कुछ आपके घर में स्टेपलाइजर में लगे हुए गोला गोला जो लगा होता है, चौकोर टाइप का जो लगा होता है, ये आपका स्टेपलाइजर है। स्टेपलाइजर, इसमें ऐसे गोला लगा होता है ना जिसमें निडल हिलती है ना। तो क्या होता है ये बेसिकली, अगर आप ध्यान से अगर पास जाके देखेंगे तो ये आपका वोल्टेज मेजर करता है, और इसमें ये वी लिखा होता है, ऐसे ऐसे वी लिखा होता है, ऐसे डायल होता है, इस डायल पर एक पॉइंटर होता है, ये पॉइंटर ऐसे से घूमता है, व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है पीछे, व्हाइट कलर की स्क्रीन होती है, उस पर रीडिंग लिखी होती है ना, वो डायल उसमें बना होता है, उस डायल पर एक पॉइंटर ऐसे से घूमता होता है, घूमता रहता है, और यहाँ वी लिखा होता है। इसका क्या मतलब है, वी का क्या मतलब, वोल्टमीटर, मेक श्योर वोल्टमीटर। ऐसा ही शक्ल गैल्वेनोमीटर का भी होता है, ऐसा ही शक्ल गैल्वेनोमीटर का ही होता है, उतना ही बड़ा होता है ना, उतने ही साइज का होता है, और उसी टाइप से आपका डायल बना होता है, उसी टाइप से आपका पॉइंटर घूमता रहता है। ठीक है, तो खैर आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि गैल्वेनोमीटर का शक्ल कैसा होता है। गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर तीनों का शक्ल एक ही जैसा होता है ना। बस पहचानेंगे कैसे, अभी मैं समझा दूंगा कैसे पहचानेंगे। अगर आपको 3 ठो दे दिया जाए, तीनों डिवाइस दे दिया जाए एक साथ, और अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा गैल्वेनोमीटर है, कौन सा मीटर है, कौन सा वोल्टमीटर है, अभी आगे आ जाएगा। सबसे पहले वर्किंग डायग्राम की बात करते हैं कि इसके अंदर की जो हमारा अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट कैसा है, किसके अंदर, वो जो गोला गोला मैंने बताया उसके अंदर की बात कर रहा हूँ, है ना। वो तो ऊपर से देखने में लगता है कि गोला सा है, छोटा सा है ना, उसके अंदर का क्या अरेंजमेंट है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से करंट मेजर कर रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बात करेंगे। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, जिसमें एक इस तरीके से कॉनकेव साइड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल मैग्नेट होता है, जिसके अंदर नॉन मेटालिक फ्रेम होती है, और उस नॉन मेटालिक फ्रेम के ऊपर वायर्स को लपेट दिया जाता है। नॉन मेटालिक फ्रेम के ऊपर वायर्स को लपेट दिया जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, एक ही बार मैंने एक फ्रेम रहता है, उस फ्रेम पे मैंने आपको दिख रहा होगा मैंने एक ही बार लपेटा, ये एक बार लपेटा नहीं है, ये लूप में लूप, लूप में लूप, लूप में लूप, लूप में लूप, लूप में लूप है, मतलब ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न्स है। उसके बाद इधर से निकालते हैं, तो मान लेते हैं इधर से करंट गया, है ना, और इधर से करंट इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, इस तरीके से जाता है, और इधर से निकल आता है। मान लेते हैं इसमें जो करंट गया वो कितना है, करंट है आपका IG, वेयर IG इज द करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो IG इज द करंट इन गैल्वेनोमीटर। तो होता क्या है कि ये सस्पेंडेड टाइप है, यहां से सस्पेंड करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ सम वायर, है ना, इसमें स्प्रिंग भी लगी होती है। तो मैं एक्चुअल इसकी वर्किंग, इसके अंदर की काम क्या है वो सब पे मैं नहीं जा रहा हूँ, वो तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब वहाँ टॉर्क आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ ढंग से बताया जाएगा। मैं हल्का सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसके अंदर होता क्या है ना। मैं एक्चुअल में इसके अंदर की वर्किंग आपको नहीं समझा रहा हूँ, इसके अंदर क्या क्या अरेंजमेंट होता है वो आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। जब आपको मूविंग उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड किस, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कैसे ये घूमता है, वो सब बातें की जाएंगी। वैसे ऊपर की बात मैं कर लेता हूँ यार। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये हमारा कॉइल है, मेटालिक फ्रेम के ऊपर ये वायर नंबर ऑफ टर्न, ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न होते हैं जिसमें करंट फ्लो करता है। तो एक बात याद रखना, वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्किट, और वी कैन से कि whenever a current carrying coil is placed in external magnetic field, then there is a torque acting on the coil due to that magnetic field। जब कभी भी कोई करंट कैरिंग कॉयल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा होता है तो उस कॉयल पे क्या लगता है, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण टॉर्क लगता है। जैसे एकदम सिमिलर है कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पर में रखा होता है तो उस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। पढ़ा है आपने
कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगेगा F बराबर Q इंटू ई। उसी तरीके से अगर कोई करंट कैरिंग कॉइल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस पर टॉर्क लगता है, क्योंकि कॉइल है तो घूमेगा, यहाँ चलता नहीं है, यहाँ घूमता है, क्योंकि देखो यहाँ मैंने सस्पेंड किया है तो चलेगा थोड़ी, यहाँ घूमता है। तो यहाँ कॉइल घूमता है तो टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लगता है इस पर। जिस टॉर्क के कारण यहाँ पे एक निडल लगी होती है, यहाँ पे एक निडल लगी होती है, या फिर आप बोल सकते हैं पॉइंटर है, मिटा दो उसको मैं, या फिर बोल सकते हैं आप आपका ये पॉइंटर है, वो पॉइंटर क्या करता है, डायल पे घूमता है, वो पॉइंटर क्या करता है, डायल पर घूमता है इस तरीके से। तो जितना करंट आप फ्लो कराएंगे उस हिसाब से ये घूमेगा, रोटेट करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ये पॉइंटर आपका क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। और यहां पर इस डायल पर यहां पर रीडिंग लिखी होती है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो इधर भी घूम सकता है और इधर भी घूम सकता है। कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो इसका डायल 0 पे रहेगा, कुछ करंट फ्लो करेगा तो उसका डायल उस हिसाब से उस करंट की तरफ चला जाएगा और ये बताएगा। अच्छा, तो मैं यहां पे क्या बताना चाह रहा था, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी। प्रिंसिपल, अगर मैं प्रिंसिपल की आपसे बात करूं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो आप क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लिख सकता हूं एक लाइन यहां पर, इट इज बेस्ड ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बस इतना याद रखना है ना। इसके आगे की कहानी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बताया जाएगा। आपको समझाई दिया, जब कोई कॉइल रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में तो रोटेट करेगा। किसके कारण रोटेट करेगा ये, जब करंट फ्लो करेगा तब। दैट इज बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसका ये प्रिंसिपल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और याद रखनी पड़ेगी कि जो इस गैल्वेनोमीटर पे जो डिफ्लेक्शन होता है, जितना एंगल ये घूमता है इसका पॉइंटर, वो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IG। डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IG। जितना एंगल ये घूमता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है IG के। अब सोच के देखो यार, जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा वो घूमेगा ना। अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो कराए तो 2 एम्पियर पे चला गया, 5 एम्पियर फ्लो कराए तो 5 एम्पियर पे चला गया, 6 एम्पियर फ्लो कराए तो 6 एम्पियर पे चला गया। मतलब जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर, या फिर बोल सकते हो गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द गैल्वेनोमीटर। दैट्स इट, ये याद रखना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर के थोड़ी सी अंदर की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि अपने सर्किट में हम गैल्वेनोमीटर को दिखाएंगे कैसे, है ना, क्योंकि सवाल हमें करना है तो हम पूरा ये अरेंजमेंट थोड़ी ना बनाएंगे, वर्किंग डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिंबॉलिक डायग्राम। तो सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एमसीजी का सिंबॉलिक डायग्राम क्या होता है, हम कैसे सर्किट में बनाएंगे। तो सिंबॉलिक डायग्राम, अगर सिंबॉलिक डायग्राम की अगर हम बात करें तो गैल्वेनोमीटर को सीधा सीधा ऐसे बनाया जाता है। यहां G लिख देते हैं, इससे पता चलता है अच्छा ये गैल्वेनोमीटर है और ये इसका कनेक्शन है। मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल है और ये हमारा क्या, लोअर पोटेंशियल है। इसमें करंट फ्लो करेगा, जो ये करंट फ्लो कर रहा है इस करंट को मैं क्या बोल रहा हूं, ये करंट हमारा है IG, है ना भाई। और इस IG के कारण ध्यान से अगर तुम देखो तो ये अगर हमारा डिवाइस है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, तार को लपेटा है। तो यार सोचो, वायर है ना, वायर होगा तो कुछ ना कुछ तो इसका रेजिस्टेंस होगा इस वायर का। तो जो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर का ही होगा। जो इस वायर का रेजिस्टेंस होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, जो रेजिस्टेंस इस वायर का है जो लपेटा गया है गैल्वेनोमीटर के अंदर, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो लपेटा गया है इसके अंदर, है ना। तो इसीलिए इसका रेजिस्टेंस डिफाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, RG। कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, बिना रेजिस्टेंस का थोड़ी ना वायर होगा, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई R नहीं, ऐसा कोई तार नहीं होता जिसका कोई R नहीं होता। अगर तार है तो R होगा, पक्का होगा, 110% होगा। तो इसका रेजिस्टेंस है RG
बहुत अच्छे से अगर आप देखो तो इसके पास रेजिस्टेंस भी है, इसमें करंट भी जा रहा है, तो कुछ ना कुछ ये वोल्टेज ड्रॉप भी तो करता होगा। अगर कुछ ना कुछ ये वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? वीजी। उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? वीजी, है ना। अच्छा, और यहां पे इस तरीके से हम मान लो पॉइंटर बना देते हैं, सपोज यहां पॉइंटर बना देते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है लेकिन बना देते हैं, है ना। जो क्या बताएगा? जो थीटा बताएगा, कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉइंटर में, ठीक है ना। जनरली आपको पॉइंटर बना हुआ सर्किट में नहीं मिलेगा, ऐसे मैंने बना दिया। अच्छा, आप सोच के देखो ना यार कि अगर मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि गैल्वेनोमीटर के अंदर, वर्किंग डायग्राम में मैंने क्या बोला? गैल्वेनोमीटर के अंदर पतले पतले वायर्स यूज किए जाते हैं, और पतले वायर यूज किए जाते हैं वो भी नंबर ऑफ टन उसका क्या होता है? ज्यादा, ढेर सारा नंबर ऑफ टन लपेट देते हैं मेटेलिक वायर पे। तो पतला वायर यूज किया मैंने एक तो, और दूसरा मैंने क्या यूज किया? लंबा वायर यूज किया। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी हाई, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज गोइंग टू बी हाई। तो ये क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस हमारा गैल्वेनोमीटर का हाई होता है, हाई होने वाला है ना। तो यहां सीधा सीधा लिख सकते हैं क्या? आरजी, आरजी क्या है? आरजी एरो मार दिया मैंने, क्या लिखा? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अच्छा, ये क्या होता है? ये हाई होता है, बहुत हाई होता है, हाई होता है। 50 ओम, 100 ओम, है ना, 150 ओम, 200 ओम, 250 ओम, बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है ये, बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस होता है। किसका? गैल्वेनोमीटर का। क्यों? क्योंकि हमने पतला पतला वायर यूज किया है। लिख सकते हैं यहाँ पर क्यों हाई होता है। तो आपसे पूछ सकते हैं वाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सो हाई, वाई रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज सो हाई बिकॉज वी यूज थिन वायर and length of the wire used in galvanometer is very large। क्योंकि लार्ज होगा तभी तो नंबर ऑफ टन ढेर सारा आप लपेटोगे। सर थिन वायर से कैसे रेजिस्टेंस हाई हो गया, इसको समझा दीजिए सर। अरे यार सिंपल सी बात है, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। सोच के देखो ना, आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, बहुत पतला पतला वायर यूज किए हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो कम होगा उसका। पतले वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा? कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। एक तो तुमने पतला वायर यूज किया और ऊपर से तुमने लंबा वायर यूज किया, तो इसको तुमने कम कर दिया, इसको तुमने ज्यादा कर दिया। इसके ज्यादा होने की वजह से भी ज्यादा हो गया और इसके पतले होने की वजह से भी ये ज्यादा हो गया, मतलब अच्छा खासा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का बढ़ चुका है। तो याद रखना आज के बाद, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अच्छा खासा होता है, हाई होता है। मैं उसकी प्रिसाइज वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे कैसे लिख दूं मैं। कोई गैल्वेनोमीटर बनाया है तो कोई 250 का बनाया, 250 ओम का बनाया होगा, कोई 100 ओम का बनाया होगा, कोई 50 ओम का बनाया होगा, है ना। तो लेकिन होता हाई है, ठीक। अच्छा, ये तो आरजी के बारे में बात हो गई, ये आरजी ऐसा 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 होता है। अब मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज आईजी, आईजी को क्या बोलेंगे? करंट इन गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, लेकिन इसका प्रिसाइज नाम है, सीधा साधा शब्द में बोलूं तो इसको बोल सकते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट रीड्स बाय गैल्वेनोमीटर जी, रीड्स बाय गैल्वेनोमीटर जी। कोई गैल्वेनोमीटर जितना ज्यादा से ज्यादा करंट रीड कर लेगा, दैट करंट इज बेसिकली नोन एज आईजी, दैट करंट इज बेसिकली नोन एज आईजी। बार बार आपको किताबों में आईजी मिला होगा। आईजी का मतलब क्या होगा? आईजी का मतलब ये नहीं होता कि गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट घुस रहा है। आईजी का मतलब होता है मैक्सिमम फुल डिफ्लेक्शन करंट, है ना। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूं कि ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, जिसका डायल, जिसका जीरो यहां होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा, इसमें खास बात और है। क्या खास बात है? खास बात यह है कि इसमें जीरो बीच में होता है। इसका जीरो क्या होता है? बीच में होता है। और इधर भी 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5। ये खास अंतर है किसमें? अमीटर और वोल्टमीटर में।
अमीटर और वोल्ट मीटर अमीटर और गैल्वेनोमीटर में ये खास अंतर है। करंट ये भी मेजर करता है, करंट वो भी मेजर करता है, अमीटर भी। तो दोनों अगर करंट मेजर करते हैं, अगर दोनों आपको थमा दिया जाए, बताओ कौन सा आपका गैल्वेनोमीटर है, कौन सा अमीटर है, अगर पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे? इसके डायल से। डायल पे जो रीडिंग लिखी होगी इसमें जीरो बीच में होता है, लेकिन अमीटर में, अमीटर अगर आपका होगा, अमीटर में जीरो यहाँ होगा, 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पॉइंटर इस तरीके से। तो आप देख के पहचान जाएंगे कौन सा गैल्वेनोमीटर है, कौन सा अमीटर है। दूसरी चीज, गैल्वेनोमीटर होगा तो यहाँ बड़ा सा जी लिखा होगा व्हाइट स्क्रीन पर, और अमीटर होगा तो यहाँ पे बड़ा सा ए लिखा होगा व्हाइट स्क्रीन पर, इससे भी पहचान जाएंगे। लेकिन मान लो अगर एग्जामिनर आपका ये जो जी और ए है मिटा के दे दिया, खाली डायल आपको थमा दिया, बताओ कौन सा गैल्वेनोमीटर कौन सा अमीटर, तो आप इसका ये देख के पहचानेंगे। ठीक। अच्छा सर, ये जीरो बीच में क्यों होता है? क्योंकि मैंने शुरुआत में मैंने बोला था ना, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, है ना, और टू फाइंड द नल डिफ्लेक्शन। एक बात, और इसका एक और काम होता है, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये करंट के डायरेक्शन को भी मेजर करता है कि किसी वायर के अंदर इधर करंट फ्लो कर रहा है या किसी वायर के अंदर इधर करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर आपका कोई वायर है, मान लेते हैं कोई वायर है, इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो उसका पॉइंटर इधर घूम जाएगा। अगर ये वायर है और इसमें गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो इसका पॉइंटर इधर घूम जाएगा, है ना। तो इसका 3 काम मैंने बता दिया। पहला काम क्या है? टू फाइंड द स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। दूसरा काम टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन इन द सर्किट। थर्ड काम क्या है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट। लेकिन मेक श्योर वो करंट क्या होना चाहिए? वो करंट तुम्हारे स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं तो खराब हो जाएगा वो। बहुत ज्यादा नहीं तो खराब हो जाएगा। एक तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, ऊपर से करंट तुम अच्छा खासा फ्लो करा दोगे, उसका आई स्क्वायर, हीट अच्छा खासा जनरेट होगा, जल जाएगा सर्किट, अंदर वाला सर्किट पूरा का पूरा जल जाएगा। अच्छा, तो ये तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये हमारा हो गया इसका पॉइंटर। अब ये गैल्वेनोमीटर में, इस गैल्वेनोमीटर में ये पॉइंटर घूमता है। मान लो ये इस तरीके से चार, एक डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 4 डिवीजन तक बना हुआ है ना। मान लो तुमने अगर 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराया, मान लो ये मिली एम्पियर में रेंज में है, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराया तो 1 पर घूम जाएगा, 2 मिली एम्पियर करंट फ्लो कराया तो 2 पे चला जाएगा, 3 फ्लो कराया तो 3 पे चला जाएगा, 4 फ्लो कराया तो 4 पे चला जाएगा। अब सोचो ना कि अगर 5 फ्लो करा दोगे तो क्या होगा? ये शीशा वैसा तोड़ के बाहर थोड़ी आएगा, इसके अंदर शीशे होते हैं ना, शीशा तोड़ के बाहर तो आएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर सकता है करंट? मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है, वो करंट कितना है? 4 मिली एम्पियर। मैंने 4 ही डिवीजन बनाए आपके सामने, ओनली 4 डिवीजन बनाए, तो 4 मिली एम्पियर ही मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है। तो 4 मिली एम्पियर इज व्हाट? 4 मिली एम्पियर इज द करंट आईजी। इस गैल्वेनोमीटर का आईजी है, मतलब फुल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब 100% नीडल जब घूम जाती है तो जितना करंट वो मेजर करता है, दैट इज बेसिकली आईजी, दैट इज बेसिकली योर आईजी। मतलब 100% डिफ्लेक्शन, फॉर 100% डिफ्लेक्शन करंट मेजर्ड बाय द फॉर 100% डिफ्लेक्शन करंट मेजर्ड बाय द गैल्वेनोमीटर इज नोन एज आईजी। अच्छा, ये तो तुम्हारा आईजी हो गया। अगर मैं कहूं वीजी क्या है, यहाँ वीजी भी मैंने लिखा है। अगर मैं वीजी की आपसे बात करूं, वीजी इज व्हाट? वीजी इज द फुल डिफ्लेक्शन वोल्टेज। वीजी इज द फुल डिफ्लेक्शन वोल्टेज या वोल्टेज फॉर 100% डिफ्लेक्शन, वोल्टेज फॉर 100% डिफ्लेक्शन। 100% डिफ्लेक्शन जब ये करेगा, सोचो ना, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर रेजिस्टेंस, इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, और ये करंट मेजर कर रहा है, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज तो आया होगा। जो वोल्टेज आया होगा, जो वोल्टेज ये रीड कर रहा होगा, है ना, उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? फुल डिफ्लेक्शन वोल्टेज बोलेंगे, या फिर मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो कहने का मतलब ये कि गैल्वेनोमीटर हमारा क्या रीड करता है? करंट तो रीड करता है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रीड करता है, बहुत अच्छा खासा करंट रीड नहीं करता, लेकिन करता तो है। ये करंट भी रीड करता है और इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज आता है, तो ये वोल्टेज भी तो रीड कर लेगा।
अगर आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर दे दिया जाए तो करंट देखकर आर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज नहीं बता पाएंगे। वोल्टेज भी रीड करता है, वोल्टेज भी बता सकते हैं आप। तो इसका मतलब ये गैल्वेनोमीटर का बड़ा काम है। गैल्वेनोमीटर क्या क्या करता है, ये करंट भी मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भी मेजर करता है, ये वोल्टेज भी मेजर कर लेता है और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देता है और जीरो डिफ्लेक्शन का काम भी कर लेता है। ठीक है, इतने सारे इसके काम हैं। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूं यार, क्या मैं बोल सकता हूं गैल्वेनोमीटर इज द बोल दो सकता ही हूं कि गैल्वेनोमीटर इज द अमीटर ऑफ आईजी रेंज। ये एक आईजी की तरह ये एक अमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। यहां स्टार मार के लिखना चाहिए और आपको लोग को भी लिखना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर इज द अमीटर ऑफ आईजी रेंज। ये एक अमीटर की तरह बिहेव कर रहा है जो क्या मेजर कर सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है, आईजी रेंज का। रेंज मतलब इससे ज्यादा मेजर नहीं करेगा, मैक्सिमम करंट, है ना। तो गैल्वेनोमीटर इज द अमीटर ऑफ आईजी रेंज। तो इसका मतलब यह भी बोला जा सकता है बाद में, गैल्वेनोमीटर इज द वोल्टमीटर, इट इज ऑल्सो act as a voltmeter, behave as a voltmeter of कितना रेंज, VG रेंज, जो कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज मेजर कर सकता है, VG, अपने अक्रॉस VG वोल्ट का वोल्टेज मेजर कर सकता है। मतलब गैल्वेनोमीटर अमीटर की तरह भी बिहेव करता है और वोल्टमीटर की तरह भी बिहेव करता है। चल रहा है, पता चल रहा है, यहां से चल रहा है भाई। अच्छा, तो मतलब ये बात है, बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को मैं पकड़ के रखिएगा, इसको मैं यूज़ करूंगा अभी आगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी, IIT के लिए भी, सबके लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये दोनों लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पकड़ के रखिएगा इस बात को, अभी मैं सवाल कराऊंगा इस पर, है ना। इसको आगे मैं यूज़ करूंगा और कई बार यूज़ करूंगा। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। गैल्वेनोमीटर में एक चीज़ डिफाइन की जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। क्या बोला, करंट सेंसिटिविटी, है ना। तो लिखना चाहिए करंट सेंसिटिविटी। अगला पॉइंट, करंट सेंसिटिविटी, बड़ा लंबा नाम है यार, सेंसिटिविटी, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है C.S। शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, C.S। व्हाट डज मीन बाय सेंसिटिविटी। हम कब बोलते हैं कि कोई भी डिवाइस हमारा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कब बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, जब वो क्या करता है, अच्छे से काम करता है, अच्छे से मेजर करता है, अच्छे से उसका रीडिंग बताता है, तब बोलते हैं कि बहुत अच्छा, ये हमारा क्या है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ऐसे बोलते हैं। जैसे मैंने मान लो आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया, या एक मान लो आपको एमीटर दिया, एमीटर समझाता हूँ, एक एमीटर दिया, इसमें भी करंट मैंने फ्लो कराया, इसमें मैंने करंट फ्लो कराया 1 एम्पियर और इसमें मैंने करंट फ्लो कराया 1 एम्पियर, दोनों में 1 एम्पियर, दोनों में करंट फ्लो कराया, चलो ठीक है। 1 एम्पियर 0.1 एम्पियर फ्लो करा दो, चलो ठीक है, 0.1 एम्पियर। अगर दोनों अमीटर में, ये एक अमीटर A1 है, ये अमीटर आपका क्या है, A2 है, दोनों अमीटर में मैंने 0.11 एम्पियर करंट फ्लो कराया है और इसमें डिफ्लेक्शन आता है, मतलब थीटा आता है, घूमता है, इसका पॉइंटर घूमता है, लेकिन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन दिस अमीटर, नो डिफ्लेक्शन। मतलब इसमें जब अच्छा खासा करंट फ्लो करेगा तभी डिफ्लेक्ट करेगा, वरना ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ये थोड़े से छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है, ये छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर लेता है, मतलब छोटे से छोटे एहसास को भी मेजर कर लेता है। कहते नहीं, छोटा सा छोटा एहसास ये मेजर कर ले रहा है, पहचान जा रहा है, मतलब छोटे से छोटे करंट को ये पहचान जा रहा है कि हाँ मेरे में घुस रहा है, तो तुरंत इसका पॉइंटर हिल गया। तो इसका मतलब छोटे से छोटे करंट को भी मेजर कर रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और ये कम सेंसिटिव है ना। तो क्या कहना चाहिए कि अगर डिफ्लेक्शन अच्छा खासा हो फॉर छोटे से छोटे करंट के लिए भी,
तो उस अमीटर, उस वोल्ट मीटर, उस गैल्वेनोमीटर या फिर उस डिवाइस का सेंसिटिविटी अच्छा है। मैं जनरल सेंसिटिविटी आपको समझा रहा हूं कि जनरल सेंसिटिविटी क्या होता है। कि अगर ऐसी डिवाइस जो छोटी से छोटी वैल्यू भी मेजर कर ले, और वो चाहे जो भी मेजर करता हो, चाहे रेजिस्टेंस मेजर करता हो, चाहे करंट मेजर करता हो, चाहे वोल्टेज मेजर करता हो, जो कुछ भी वो मेजर करता हो, लेकिन अगर वो छोटी से छोटी वैल्यू भी मेजर कर लेता है ना, कहने का मतलब अच्छा खासा डिफ्लेक्शन दिखाता है, अच्छा खासा रीडिंग बताता है, छोटे छोटी वैल्यू के लिए भी ठीक ठाक डिफ्लेक्शन हुआ, उसकी नीडल हिली, लेकिन छोटी से छोटे करंट के लिए भी, तो हम क्या बोलेंगे, वो मोस्ट सेंसिटिव डिवाइस है। तो यहां पे करंट सेंसिटिविटी का मतलब भी वही है। क्या बोलेंगे, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, आओ देख लेते हैं। डिफ्लेक्शन अच्छा खासा हो, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। और फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, जितना कम से कम करंट में अच्छा खासा डिफ्लेक्शन हो, वो ज्यादा हमारा क्या सेंसिटिव होगा। और अगर ज्यादा सेंसिटिव होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि करंट सेंसिटिविटी को ऐसे ही डिफाइन किया, मैंने आपको थोड़ा समझाया यार, लेकिन ये आपको किताबों में ऐसे ही डायरेक्ट मिलेगा, थीटा अपॉन में IG, मतलब डिफ्लेक्शन पर यूनिट गैल्वेनोमीटर करंट। द डिफ्लेक्शन in the galvanometer per unit galvanometer current is basically known as current sensitivity, theta upon Ig। अच्छा, थीटा अपॉन IG। इसी तरीके से एक चीज और डिफाइन किया जाता है, क्या डिफाइन किया जाता है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या चक्कर है यार, सेंसिटिविटी है ना, इसको दिखाया जाता है VS से। किससे दिखाया जाता है, VS से। बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसा ही है। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन पर यूनिट गैल्वेनोमीटर वोल्टेज, इसको भी वैसे ही डिफाइन किया जाएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। ठीक बात है, तो ये दोनों आपके पास, आपके सामने हो गया। अच्छा, एक बात और, हमने आपसे IG की बातें कर ली, हमने आपसे RG की बातें कर ली। अब अगर आप ध्यान से देखो ना, यहाँ पे ओम्स लॉ लगा दो, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इसी के नीचे लिखिएगा, है ना। अगर यहाँ पे आप ओम्स लॉ लगा देंगे तो क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू करंट इन द गैल्वेनोमीटर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, इनटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। V बराबर IR लगा सकते हैं, सिंपली लगा सकते हैं, V बराबर IR। बहुत अच्छी बात है। और अगर आपसे कभी बोला जाए कि मुझे बता दो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो अगर आपको वोल्टेज दे दिया जाए और अगर करंट दे दिया जाए तो आप निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। ऐसे कई सवाल आते हैं कि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज बता देगा, गैल्वेनोमीटर में करंट बता देगा, रेजिस्टेंस आपसे पूछ लेगा व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो आप सिंपली बता देंगे, हम ऐसा मान रहे हैं आप सिंपली बता देंगे। लेकिन कभी कभी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर पूछता है करंट सेंसिटिविटी आपको देगा, आपको करंट सेंसिटिविटी दे देगा, आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी दे देगा, और आपसे पूछेगा कि बताओ गैल्वेनोमीटर का क्या रेजिस्टेंस होगा। तो कैसे करेंगे उसको, आओ देखते हैं कैसे करेंगे, उसको कैसे किया जाएगा, इसकी बातें करते हैं। चलो, वोल्टेज सेंसिटिविटी ये हो गया। आओ देखते हैं यहीं पर, बहुत अच्छे से देखो, तो इसको करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्म में लिखो, या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी लिखा हुआ था ना, करंट सेंसिटिविटी बराबर थीटा अपॉन IG। बताओ IG बराबर क्या लिख सकते हो, IG बराबर क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, IG बराबर VG अपॉन RG लिख सकते हैं आप, VG अपॉन RG। बताओ RG ऊपर चला जाएगा, अब अगर RG आपका ऊपर चला जाएगा तो करंट सेंसिटिविटी बराबर थीटा अपॉन VG इंटू में कितना हो जाएगा, RG। व्हाट इज दिस, दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंटू में कितना हो जाएगा, RG। तो RG की वैल्यू कितनी आ गई, RG आपके पास आ गया करंट सेंसिटिविटी अपॉन में वोल्टेज सेंसिटिविटी, है ना भाई।
करंट सेंसिटिविटी अपॉन में वोल्टेज सेंसिटिविटी। याद रखिए कि अगर रेजिस्टेंस निकालना हो, अगर आपको वोल्टेज दिया जाए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, अगर आपको करंट दिया जाए गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, दोनों वोल्टेज अपॉन में करंट कर देंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर आ जाएगा। लेकिन अगर करंट सेंसिटिविटी दिया हो आपके एग्जाम में और वोल्टेज सेंसिटिविटी दिया हो तो करंट सेंसिटिविटी ऊपर रहेगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी नीचे रहेगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि है तो वोल्टेज ही वो, लेकिन वो नीचे है। अरे वो सेंसिटिविटी है, फॉर्मूले से ही बना है, मैंने नहीं बनाया, वो फॉर्मूले से बन रहा है। ठीक है, तो ऊपर करंट सेंसिटिविटी, नीचे वोल्टेज सेंसिटिविटी, दोनों का रेशियो ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस आ जाएगा। मैं एक सवाल लेता हूं, आपके एग्जाम में आया हुआ है, आइए देखते हैं। पहला सवाल एग्जाम में आपके आया हुआ है कि करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज, मैं लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, सीधा आपको सवाल करा रहा हूं कि Ig की वैल्यू दे रखा है आपका 5 मिली एम्पियर और आपका डिफ्लेक्शन आपको दे रखा है, डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर ऑन द डायल आपको दे रखा है 50 डिवीजन, 50 डिवीजन है ना, 50 डिवीजन कितना दे रखा है 50 डिवीजन। तो आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू निकालनी है। डिवीजन समझ गए आप लोग, थीटा क्या है डिफ्लेक्शन ना, अगर डिवीजन अच्छा समझा देता हूं तब करना है ना। ये मैंने डायल बनाया था ना, मान लो 0 यहाँ है ना, इसके नीचे भी है रीडिंग, मान लो 0 यहाँ है, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन, इसको डिवीजन बोलते हैं है ना, इसको डिवीजन। अगर पॉइंटर ऐसे घूम गया तो 1 डिवीजन घूमा, ऐसे घूम गया तो 2 डिवीजन घूमा, ऐसे घूम गया तो 3 डिवीजन घूमा, इसको डिवीजन बोलते हैं ना। तो जब गैल्वेनोमीटर में 5 मिली एम्पियर करंट बहता है, मतलब मैक्सिमम करंट कितना है, मैक्सिमम कितना करंट रीड करता है 5 मिली एम्पियर, तो 5 मिली एम्पियर जब वो रीड करता है उतने में कितना नंबर ऑफ डिवीजन बना है डायल पर 50, कितना नंबर ऑफ डिवीजन बना है 50। तो करंट सेंसिटिविटी इसकी क्या होगी ये आपको बताना है, करंट सेंसिटिविटी इसकी क्या होगी आपको बताना है। तो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। करंट सेंसिटिविटी आपसे अगर पूछा जाए तो करंट सेंसिटिविटी क्या लिखेंगे बेटा आप, करंट सेंसिटिविटी बराबर थीटा अपॉन में Ig, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कितना है 50 है और नीचे क्या रखेंगे 5। मेक श्योर मिली है तो -3 आपको रखना पड़ेगा, मिली है तो -3 आपको रखना पड़ेगा। तो ध्यान दें इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो कितना आया 10⁻⁴ डिवीजन पर एम्पियर, 10⁻⁴ डिवीजन पर एम्पियर। तो आपको देखो मैंने आपको यूनिट भी बताया आपको करंट सेंसिटिविटी का, करंट सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होगा डिवीजन पर एम्पियर है ना। थीटा का जो यूनिट होगा डिवीजन होगा, कितना डिवीजन घूमा, और तो ये करंट सेंसिटिविटी का यूनिट कितना हो जाएगा डिवीजन पर एम्पियर, और इसकी वैल्यू इतनी आ गई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एग्जाम में क्या आंसर था, ऑप्शन वाला क्वेश्चन था बेसिकली, एग्जाम में क्या आंसर था, एग्जाम में आंसर आपका था 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। बहुत अच्छी बात है, मतलब पर मिली एम्पियर के फॉर्म में अगर दिया है तो उसको मत बदलो, इसको मत बदलो। तो करंट सेंसिटिविटी बराबर थीटा अपॉन में Ig लिखेंगे, और Ig लिखेंगे थीटा कितना, थीटा आपका 50 डिवीजन है और इसकी वैल्यू 5 मिली एम्पियर है, ये ऊपर डिवीजन है नीचे 5 मिली एम्पियर है, इससे ये कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। आई होप समझ गए होंगे, ऐसे सवाल आप कर लेंगे है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, बहुत सिंपल सवाल होता है। एक सवाल और देखो, एक सवाल और देखो, क्वेश्चन आपको कह रहा है, आपके एग्जाम का ही सवाल है कि करंट सेंसिटिविटी आपको दे रखा है किसी गैल्वेनोमीटर का 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, और वोल्टेज सेंसिटिविटी दे रखा है आपको 20 वोल्ट पर, सॉरी 20 डिवीजन पर वोल्ट। आपसे कह रहा है फाइंड Rg, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। क्या बताना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बताना है। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, उतारते जाइएगा, शायद एग्जाम में आ जाए आपके, है ना, शायद एग्जाम में आ जाए आपके। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, पूछा जा सकता है।
कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपके सिलेबस में ही है ना। तो आरजी बताओ, मेक श्योर आरजी इज इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी अपॉन वोल्टेज सेंसिटिविटी, मतलब करंट अपॉन में वोल्टेज। आर बराबर एक्चुअल वोल्टेज, अगर एक्चुअल वोल्टेज और एक्चुअल करंट की बात करोगे तो वी अपॉन आई, लेकिन सेंसिटिविटी अगर लगा दोगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब करंट सेंसिटिविटी अपॉन में वोल्टेज सेंसिटिविटी, ऐसे याद रखना। तो करंट सेंसिटिविटी कितना दे रखा है 5, है ना, और ये कितना दे रखा है 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ओम में आंसर आ जाएगा, लेकिन गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ध्यान रखिए, हमेशा मिली है ना, तुरंत बदलो, तुरंत बदलो, मतलब कोई झिझक ही नहीं, तुरंत बदलो। मिली दिया है पर मिली एम्पियर, पर मिली एम्पियर, इसे डिवीजन पर एम्पियर करो तो मिली की जगह पे 10⁻³ करोगे, है ना, 10⁻³ तो नीचे रहेगा, 5 डिवीजन अपॉन मिली एम्पियर की जगह पे 10⁻³ एम्पियर, तो ऊपर चला गया, कितना हो गया 10⁻³ एंड दिस इज इक्वल टू, आई थिंक मेरे हिसाब से आ रहा है 250 ओम। ये आपके एग्जाम का सवाल है, सोचो ना, रजिस्टेंस अच्छा खासा आया ना, 250 ओम। बस ऐसे ही सवाल आपसे पूछेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये तो बात हो गया। चलो, अब मैंने शुरुआत में आपसे बोला था, क्या बोला था, मैंने शुरुआत में आपसे बोला था कि गैल्वेनोमीटर क्या है, आईजी रेंज का अमीटर है, मतलब स्मॉल रेंज का अमीटर है। अमीटर तो है लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो मतलब कि मेजर करता है। और आईजी रेंज का वोल्टमीटर भी है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज भी मेजर करता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, अमीटर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन ये अमीटर हमेशा गैल्वेनोमीटर से ही बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर में ही थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, और गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं मतलब कुछ हल्का फुल्का बदलते हैं तो वो बन जाता है मीटर, और उसमें थोड़ा कुछ और हल्का फुल्का छेड़छाड़ करते हैं तो बन जाता है वोल्टमीटर। इसलिए आपको बुकों में लिखा होगा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इन अमीटर। सबसे पहले अमीटर की बात करते हैं, तब कन्वर्जन करेंगे। अगर अमीटर की हम बात कर रहे हैं, है ना, तो अमीटर को सर्किट में दिखाया कैसे जाता है, सर्किट में दिखाया जाता है ए से, जैसे गैल्वेनोमीटर को जी से, वैसे सर्किट में अमीटर को दिखाया जाएगा ए से। बनता तो ये गैल्वेनोमीटर ही है, गैल्वेनोमीटर से ही है, तो खैर ठीक है, मैंने ए से दिखाया है इसमें, है ना। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई, इस तरीके से। तो ये सर्किटल डायग्राम है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इधर तुम्हारा हायर पोटेंशियल होगा और इधर तुम्हारा लोअर पोटेंशियल होगा। किताबों में यहाँ पर बना देते हैं प्लस माइनस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्लस माइनस तो हमेशा हायर टू लोअर बनाएंगे, प्लस को हायर की तरफ और माइनस को लोअर की तरफ। अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ अमीटर क्या है, तो अमीटर इज अ डिवाइस विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा इलेक्ट्रिक करंट, मेक श्योर डीसी। ये आपसे पूछ सकता है, ये आपसे पूछ सकता है कि एसी करंट मेजर करता है कि डीसी करंट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डीसी करंट मेजर करता है। एसी करंट ये मेजर नहीं करता। एसी करंट को मेजर करने का अलग डिवाइस आता है, वो आपको एसी में पढ़ाया जाएगा। किसमें, एसी में, ठीक है। जब हम एसी पढ़ेंगे तो ऐसी की तैसी करेंगे। तो अभी पहले पढ़ो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अमीटर। तो मेजर डीसी करंट, मेजर डीसी करंट। और ये हमेशा किससे बनाया जाता है, गैल्वेनोमीटर से बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर की कुछ खास अमीटर की कुछ खास बात करते हैं, फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे। क्या खास बात है इसकी, आओ देखते हैं। इसकी खास बात की अगर हम बात करें तो सोच के देखो, सिंपल से एक क्वेश्चन आपको या पहले बता ही देता हूं। अमीटर इज connected in series with रजिस्टर, या फिर कंडक्टर बोल सकते हैं आप। दूसरा बात, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी लो। ये भी अगर डिवाइस है तो इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत लो होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है।
छोटा होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, आओ समझते हैं। आओ समझते हैं। मान लो यही आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। बहुत अच्छी बात है। ये आपका रेजिस्टेंस है और मैंने लगाया 10 वोल्ट। अरे यार क्या बना दिया मैं, 10 वोल्ट की बैटरी। और यहां हमने लगा दिया 2 ओम। बताओ करंट कितना है इसमें, इस सर्किट में। तो करंट आई थिंक आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर करंट तो 5 एम्पियर करंट बह रहा है इसमें। कितना एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट बह रहा है। तो 5 एम्पियर करंट बह रहा है, ये इस तरीके से करंट 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर करंट बह रहा है। अब बताओ ये अगर 5 एम्पियर करंट बह रहा है तो कैसे बताओगे आप। अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो आप सीधे बता देंगे कि हाँ 5 एम्पियर करंट बह रहा है। लेकिन आपको मेजर करना है इसमें। कैसे मेजर करेंगे, टच करेंगे, टच थोड़ी करेंगे यार कि यहाँ पे आए तार को टच कर दिया, हाँ 5 एम्पियर करंट बह रहा है। क्या करेंगे, कोई तो कोई डिवाइस होना चाहिए। वो डिवाइस कौन है, अमीटर। कैसे लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे या सीरीज में लगाएंगे। तो सोच के देखो, मेजर कौन कर रहा है, अमीटर। मेजर आपका यही तो मेजर करेगा, अमीटर करंट है ना। ये करंट कौन मेजर करेगा, अमीटर करेगा। तो ये जो 5 एम्पियर है किसमें घुसना चाहिए, ये 5 एम्पियर करंट इसमें घुसना चाहिए, इसमें एंटर करना चाहिए। तो इसमें ये जो सेम करंट है 5 एम्पियर, इसमें एंटर कराने के लिए इसे बताओ कैसे कनेक्ट करें। पैरेलल में तो कनेक्ट करेंगे नहीं, क्योंकि अगर आप पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो यहां जैसे ये 5 एम्पियर करंट बटेगा, यहां आने पर यहां पर कुछ करंट इसमें चला जाएगा, कुछ करंट ऊपर चला जाएगा, तो ये तो कम करंट मेजर करेगा ना। मेजर तो अल्टीमेटली अमीटर को ही करना है। इसका मतलब ये जो 5 एम्पियर करंट बह रहा है, पूरा का पूरा करंट इसी एम्पियर से फ्लो होना चाहिए, तभी तो वो निडल उसका हिलेगा, तभी तो बता पाएगा हाँ 5 एम्पियर करंट बह रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा, अमीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज विद द रजिस्टर या फिर कंडक्टर, जिसके अक्रॉस हम जिसमें हम करंट निकालना चाह रहे हैं, जिस पाथ में हम करंट निकालना चाह रहे हैं उस पाथ में हमारा अमीटर लगा होना चाहिए, लेकिन सीरीज में। दूसरी लाइन पे आते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी लो। दूसरी लाइन पे आते हैं, आओ देखो, चलो लगा दो। मान लो लगा दो, मान लो हमने लगा दिया। ये आपका क्या है, अमीटर है। इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही। अभी तो मैंने बोला ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं। तो ध्यान से अगर आप देखो तो ये 10 वोल्ट है आपका, ऑब्वियस सी बात है। ये कितना है भाई, 2 ओम। मान लो इसका रेजिस्टेंस, सपोज मैंने मान लिया इसका रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, मैंने मान लिया एक कि इसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। तो अब बताओ जैसे तुम अमीटर को कनेक्ट करोगे सर्किट के अंदर, तो बताओ अब करंट कितना हो जाएगा। तो आप फिर से चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे सर अब तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। कितना हो गया, 3 2 5 हो गया। और अगर 3 2 5 ओम हो गया है रेजिस्टेंस, तो करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। करंट कितना होगा, 2 एम्पियर। ये 2 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगा, ये 2 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगा, ये 2 एम्पियर इसमें भी फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में था। 2 एम्पियर ऐसे ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा, ये ऐसे ऐसे आएगा, इस तरीके से फ्लो करता रहेगा। अब बताओ अमीटर ने क्या मेजर किया, अमीटर के अंदर जो जाएगा वही मेजर करेगा भाई। अब अमीटर क्या मेजर कर रहा है, 2 एम्पियर करंट। अब सोच के देखो, अमीटर 2 एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, लेकिन मेजर करना कितना था, 5 एम्पियर। मतलब जो बह रहा था वही मेजर करना था, है ना। जो बह रहा था वही तो मेजर करना था। कितना बह रहा था भाई, 5 एम्पियर। लेकिन जैसे ही मैंने अमीटर को कनेक्ट किया, कितना बहने लगा, 2 एम्पियर। बताओ सही मेजर किया या खराब, सही मेजर किया या गलत। तो आंसर क्या है, आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे गलत मेजर किया। अरे कर तो वो सही रहा है ना, क्योंकि वो सर्किट में इसके लगाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से जो करंट आया वही तो मेजर करेगा, है ना। तो इसका मतलब रेजिस्टेंस लगाने से मेरा मैटर खराब हो गया, रेजिस्टेंस लगाने से हमारा मामला खराब हो गया। क्योंकि रेजिस्टेंस बोला, अमीटर लगाने से हमारा मामला खराब हो गया। अमीटर लगाने से हमारा सब कुछ खराब हो गया, क्योंकि जो मेजर करना था वो मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ गया और करंट कम हो गया। अब सोच के देखो कि ये जो करंट आया था, ये जो करंट आया था, करंट आई बराबर वोल्टेज अपॉन में आर प्लस आर ए। मेजर करना था V/R,
मेजर कर कितना लिया, V बाई आर प्लस आर ए, इसका मतलब आर ए नहीं होना चाहिए था, मतलब अमीटर का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए था। अगर सोच के देखो आर ए जीरो होता, मतलब अमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता, तो क्या मेजर करता है इसका रेजिस्टेंस, अगर जीरो होता तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होता, दो ही ओम होता, तो कितना फ्लो कर रहा होता, 5 एम्पियर, तो मेजर कितना करता, 5 एम्पियर। लेकिन इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो जो मेजर करना चाहिए था वो मेजर नहीं कर पाया। अब सोच के देखो ये वांटेड रेजिस्टेंस है कि अनवांटेड रेजिस्टेंस है, ये हमारे सर्किट का पार्ट थोड़ी है। हम तो अमीटर किस लिए यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। क्या अमीटर हम यूज कर रहे हैं करंट नापने के लिए, रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए नहीं। तो हमें ऐसा अमीटर यूज करना चाहिए जिसका लो से लो रेजिस्टेंस हो, जिसका कम से कम रेजिस्टेंस हो, क्योंकि जीरो रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है। किसी भी रियल डिवाइस का जीरो रेजिस्टेंस तो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। लेकिन हाँ, हम ये कर सकते हैं कि उस रेजिस्टेंस को, मतलब ऐसा अमीटर बनाएं, ऐसा अमीटर हम लें सर्किट में यूज करने के लिए जिसका रेजिस्टेंस लो से लो हो, कम से कम हो, और अगर कम से कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट वो करंट मेजर करेगा। एग्जांपल से समझ में आ रहा होगा आपको। ये बात है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर इज वेरी लो, शुड बी लो, इसके जगह पे शुड कर लो, शुड बी वेरी लो, शुड बी लिख देता हूं मैं, शुड बी वेरी लो, शुड बी वेरी लो, तो आर टेंडिंग टू लो होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये रेजिस्टेंस, ये वाला अमीटर जो क्या है, ये बेकार रेजिस्टेंस, अच्छा रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस होगा, अच्छा अमीटर वो अमीटर होगा जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम से कम होगा। एक बात तो ये हो गई। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं, खिसकते चलो और बढ़ते चलो जवानों, बढ़ते चलो। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसा अमीटर होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, ऐसा रेजिस्टेंस होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस की जरूरत हमें नहीं है, हमें अपने सर्किट वाले रेजिस्टेंस की जरूरत है ना। क्योंकि वो रेजिस्टेंस, वो जब रेजिस्टेंस, वो जो अमीटर जो तुम लगाओगे तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, क्या मतलब है, कोई मतलब थोड़ी है। रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, करंट कम कर दिया, अब रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट कम हो गया, तो जो मेजर करना था वो हम मेजर ही नहीं कर पाए, है ना। अच्छा, तो हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अ गुड अमीटर हैज लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, लो रेजिस्टेंस का मतलब ये है आर टेंडिंग टू जीरो, अमीटर का जो रेजिस्टेंस होना चाहिए टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो तो एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, मतलब जीरो के आसपास होना चाहिए, बहुत ही कम, 0.001 ओम, 0.002 ओम, मतलब इस रेंज का होना चाहिए, बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर अच्छा खासा रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट को बेकार कर देगा, वो करंट मेजर ही नहीं कर पाएगा जो करंट हमें मेजर करना था। अच्छा, दूसरा, एन आइडियल अमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस। अब ऐसा कोई डिवाइस तो होगा नहीं जिसका जीरो रेजिस्टेंस हो, लेकिन अगर हम ऐसा बोल देते हैं आइडियल अमीटर का मतलब ही हो गया कि ऐसा हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि हम सर्किट पढ़ रहे हैं तो कभी कभी हम ऐसा अमीटर लगाएंगे जिसका हम बोल देंगे कि इसका रेजिस्टेंस मत मानो, मतलब इसका रेजिस्टेंस जीरो मान लो, है ना। अगर आप उसका रेजिस्टेंस जीरो मान रहे हैं तो उसको कुछ ना कुछ तो नाम देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल अमीटर। ऐसा कोई एमीटर नहीं होता, मेक श्योर कि ऐसा कोई एमीटर नहीं होता जिसका रेजिस्टेंस जीरो है। लेकिन अगर आप सवालों में आपको बोल दिया जाए, और कई बार मैं भी आपको बोलूंगा कि ये एमीटर है, ये कनेक्टेड है सीरीज में, तो और इसका रेजिस्टेंस आपको नहीं मानना है, इसका मतलब वो आइडियल माना जा रहा है, या फिर सवालों में बोलेगा कि आइडियल एमीटर है ये, तो आइडियल एमीटर का मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। तो एन आइडियल एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस, लेकिन अ गुड एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस। यहां क्या लिखेंगे, आर ए इज इक्वल टू जीरो, आर ए इज इक्वल टू जीरो। बहुत सुंदर। अब हम बात करते हैं
कन्वर्जन की। ये सब बातें हो गई अमीटर मीटर के बारे में। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कैसे कन्वर्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर को, कन्वर्ट करेंगे कैसे अमीटर में, है ना। तो अगला हेडिंग आपका क्या रहेगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। आओ पढ़ लेते हैं जल्दी से। अब एक आध दो क्वेश्चन करेंगे, फिर लेक्चर को खत्म करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये बात चलो मान लेते हैं यार कि बनेगा तो गैल्वेनोमीटर से ही। और अभी हम अगर देख लिए हैं कि अमीटर को सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है और अमीटर को गैल्वेनोमीटर से ही बनाना है, इसका मतलब ये तो पक्का हो चुका है कि गैल्वेनोमीटर भी सीरीज में लगना चाहिए। क्या बोला मैंने कि अगर अमीटर सीरीज में लगेगा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर भी तो सीरीज में लगेगा। ये मान लेते हैं हमारा सर्किट है आर और सर्किट का रेजिस्टेंस आर है, जिसमें करंट जा रहा था आई, और यही आई मेजर करना है। और यहां हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर सीरीज में। क्यों? क्योंकि अमीटर को गैल्वेनोमीटर से बना रहे हैं और अमीटर को सीरीज में लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर को भी सीरीज में ही लगाना होगा, ठीक है। अब सोच के देखो ना, बुद्धि लगाओ कि ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है आरजी, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट फ्लो करा सकता है आईजी। और अगर इस आईजी से ज्यादा करंट इसमें फ्लो करा दोगे, एक तो ना ये रीडिंग देगा, ऊपर से ये खराब भी हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना चाहिए, बहुत ज्यादा करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर इसमें करंट फ्लो करा दोगे तो इसकी हत्या हो जाएगी। लेकिन आज हमें आई ही मेजर करना है, अच्छा खासा करंट ही मेजर करना है। तो ऐसा कोई जुगाड़ बताओ, ऐसा कोई जुगाड़ बनाओ जिससे हम आई मेजर कर पाएं और ये हमारा गैल्वेनोमीटर खराब भी ना हो। मतलब गैल्वेनोमीटर खराब भी ना हो और ये आई को मेजर भी कर ले। कोई ऐसा तरीका बताओ, है ना। तो क्या कर सकते हैं, तो मेरे दिमाग में एक थॉट आता है यार कि गैल्वेनोमीटर खराब भी ना हो, मतलब कि गैल्वेनोमीटर में आईजी करंट ही जाए तभी खराब नहीं हो, इससे ज्यादा करंट ना जाए और ये आई करंट मेजर भी कर ले। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दो, एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगा दो। किसके पैरेलल में? गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, है ना। तो क्या होगा, तो वही होगा जो हम चाहते हैं। इधर से आई करंट आएगा, इधर आईजी चला जाएगा और ऊपर कितना चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा आई माइनस आईजी। ऊपर कितना चला जाएगा, आई माइनस आईजी। मतलब हुआ क्या, मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यूज कर लिया, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया। जिसके लगाने से हुआ क्या, ये वाला जो करंट था ये बाईपास हो गया, बगल से गुजर गया। क्या हो गया, बाईपास हो गया, बगल से गुजर गया। इसीलिए इस टाइप के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं शंट। क्या बोला, शंट। क्यों शंट बोला, मतलब ऐसा रास्ता जो बगल से निकलता हो, दैट इज बेसिकली नोन एज शंट। दैट रास्ता इज बेसिकली नोन एज शंट, है ना। शंट का जब भी शंट कभी कोई बोलता है, इसका मतलब ही होता है बगल से निकला हुआ रास्ता। शंट माने बगल से निकलने वाला रास्ता, इसीलिए इसका नाम शंट रखते हैं। और शंट का मतलब ही होता है पैरेलल में कनेक्ट। अगर आपसे कुछ ना बोले, खाली शंट बोलता है कि शंट इज यूज्ड इन द अक्रॉस द इन द सर्किट, ऐसे अगर बोलते, अगर इन द सर्किट बोल दे शंट, तो शंट का मतलब ये हो गया सर्किट के पैरेलल में लगा है। ये शंट का मतलब ये हो गया कि पैरेलल में लगा है, सीरीज में नहीं लगा होता। शंट जब कोई भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं उसको शंट नहीं बोलते, लेकिन जो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं उसको शंट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम शंट बोला गया। मैंने मान लिया एस रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस एस है, इसका रेजिस्टेंस आरजी है। अब सोच के देखो शंट कैसा यूज होना चाहिए, हमारा शंट कैसा हो है, ताकि ये
ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो करे और अच्छा खासा करंट ऊपर फ्लो करे, तो शंट शुड बी लो। सोच के देखो, ऊपर वाला रेजिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा उतना अच्छा खासा करंट उसमें फ्लो करेगा। पढ़ा है ना आपने कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जिसका आर ज्यादा उसमें करंट कम, और जिसका आर कम उसमें करंट ज्यादा। तो आज हमें इस गैल्वेनोमीटर को बचाना था, इसको बस्ट होने से बचाना था, इसको खराब होने से बचाना था, तो ज्यादा से ज्यादा करंट बाईपास कर जाए, हम ये चाहते थे। तो इसलिए हम शंट कैसा यूज करेंगे, शंट कैसा यूज करेंगे, तो शंट शुड बी लो, शंट शुड बी लो। यहां पे एक आध दो लाइन लिख लेना, टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर an extra resistance known as shunt should be connected in parallel to the galvanometer। और शंट की प्रॉपर्टी लिख लेना, ये मैं जो लिख रहा हूं, प्रॉपर्टी ऑफ शंट, शंट शुड बी लो। जितना लो होगा शंट उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा खासा करंट उससे पास हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर भी हमारा बच जाएगा, सब कुछ मस्त है, बढ़िया है ना। तो हमने शंट यूज कर लिया, तो शंट यूज कर लिया तो हुआ क्या, तो ध्यान से अगर आप देखो, इस पूरे अरेंजमेंट को ही बोलते हैं अमीटर। किस पूरे अरेंजमेंट को, शंट और गैल्वेनोमीटर के, शंट और गैल्वेनोमीटर के अरेंजमेंट को ही बोलते हैं हम लोग अमीटर। मतलब ये पूरा का पूरा आई माइनस आई जी इधर लिख दो बगल में, ये आई माइनस आई जी, ये आपका पूरा क्या है, अमीटर है, ये पूरा अमीटर है आपका, दिस इज योर अमीटर। मतलब अमीटर में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया है, बस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दोगे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस, तो वो क्या बन जाएगा, वो उस दिन अमीटर कहलाएगा। यही अमीटर है, करंट आई फ्लो कर रहा है पूरे सिस्टम में, है ना। इसी की जगह पे हम लोग क्या बनाते हैं, सीधा सीधा ए बना देते हैं, इसी की जगह पे सीधा सीधा ए बना देते हैं। अच्छा आओ जरा, अब हम सीखते हैं कि कितना शंट यूज करें भाई, वैल्यू ऑफ शंट, है ना। लो तो होना चाहिए लेकिन वैल्यू ऑफ शंट, शंट की वैल्यू बताओ, वैल्यू ऑफ शंट, शंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो शंट की अगर हम वैल्यू की अगर आपसे हम बात करें तो देखो, ये रेजिस्टेंस S और ये रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम होगा। तो चलो वोल्टेज सेम कर दो दोनों का, क्या लिखें, I माइनस आई जी इज इक्वल टू आई जी इंटू में आर जी। ये क्या लिखोगे, S लिखोगे ना, I माइनस आई जी इज द करंट एंड S क्या है, इसका रेजिस्टेंस। बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखो तो S बराबर आपके पास कितना आ गया, S बराबर आई जी आर जी अपॉन में I माइनस आई जी, S बराबर आई जी आर जी अपॉन I माइनस आई जी, दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट। अब इसी पे ढेर सारे सवाल हैं, बस हमारा अमीटर खत्म हो गया। इसी पे सवाल बनता है, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, अभी देख लेते हैं। बस ये सवाल इसी पे सवाल बनता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला भी नहीं याद है तो ये प्रोसेस याद रखो यार, प्रोसेस याद रखो, वोल्टेज सेम होता है ना, तो एग्जाम हॉल में भी आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। तो ये हो गया आपका काम। अब हम कार्यक्रम शुरू करेंगे सवालों का। तो ये पूरा बन गया अमीटर, इसको ऐसे आप बना भी सकते हैं 3 लाइन देके, इक्विवेलेंट टू, ये हो गया रेजिस्टेंस जो करंट आई फ्लो कर रहा था जिसमें, है ना, और ये बन गया आपका अमीटर, इसमें करंट आई फ्लो करेगा, देखो ना, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वाला पार्ट ये है, और इधर से करंट आई निकल गया, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया रेजिस्टेंस। एक बात और देख लो इसी जगह पर, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस। अगर अमीटर के रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ए। अब देखो ना, ये अमीटर किससे बना है, शंट और गैल्वेनोमीटर से बना है, जो कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ
अमीटर इज इक्वल टू आर जी इंटू एस अपॉन में आर जी प्लस एस। और अभी हमने क्या बोला, कि शंट शुड बी लो। जितना कम शंट रखोगे, उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, है ना, उतना खतरा ज़्यादा कम, तुम्हें खतरा कम होगा गैल्वेनोमीटर जलने का। तो शंट शुड बी लो। और आरजी तो हाई होता ही है, आप जानते हैं, आरजी हाई होता ही है। अब सोच के देखो, अगर शंट शुड बी लो मतलब कम से कम शंट लगाया है तुमने, और अगर कम से कम शंट लगाया है तो ये एस टेंडिंग टू जीरो, तो आरजी चाहे जितना भी हो मल्टीप्लाई होकर जीरो कर देगा। आरजी चाहे जितना भी हो मल्टीप्लाई करके जीरो तो कर ही देगा ना, वो कर दिया। शंट शुड बी। तो बहुत अच्छे से देखो, तो आर ए कितना हो गया, आर ए भी आपका टेंडिंग टू जीरो। मान लो एस बराबर जीरो है, मतलब जीरो रेजिस्टेंस मान लो आपने यूज कर लिया, तो जीरो रेजिस्टेंस यूज कर लोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा ना यार, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था वो। और एस क्लोज टू जीरो है तो आर ए भी क्लोज टू जीरो हो जाएगा। जीरो के जितना ज्यादा ये पास होगा उतना ज्यादा पास ये भी होगा। एक इंपॉर्टेंट बात और, जो कि सीरीज पैरेलल में आपको मैंने सिखाया था, कि आर ए इज लेस देन एस एंड आर ए ऑल्सो लेस देन आर जी। आर जी तो चलो हाई था, लेकिन एस कम से कम हमने यूज किया था, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अमीटर का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो अमीटर का रेजिस्टेंस शंट से भी कम होगा और गैल्वेनोमीटर से तो कम होगा ही होगा। मैंने बोला था ना, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सीरीज में बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और पैरेलल में छोटे से छोटे रेजिस्टेंस से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटा होता है। क्यों बोला था वहां पर, ये समझाने के लिए। सवाल आ चुका है, इस पर ध्यान देना इस बात को, कि सोचो नहीं दोनों पैरेलल में थे ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो भी आएगा हमारा, इन दोनों में से जो भी सबसे छोटी वैल्यू होगी उससे भी छोटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मेक श्योर अमीटर का रेजिस्टेंस शंट से भी छोटा होगा, गैल्वेनोमीटर से छोटा होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो तो बड़ा था, उससे तो छोटा होगा ही होगा, लेकिन शंट सबसे छोटा रेजिस्टेंस था इन दोनों में से, इससे भी छोटा कौन होगा, अमीटर का रेजिस्टेंस होगा। सवाल बन सकता है, स्टार मार लेना इस पर, सवाल बन सकता है, स्टार मार लेना इस पर, ठीक है भाई। अब अगर हम बात करें, दो चार सवाल कर लेते हैं यार, आपके एग्जाम में ही आया हुआ है, आपके एग्जाम में ही आया हुआ सवाल है। दो चार सवाल कर लेते हैं, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट्स इट, ठीक है। देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि IG बराबर 100 एम्पियर, RG बराबर 13 ओम। IG बराबर 100 मिली एम्पियर और RG बराबर 13 ओम, ठीक है। कह रहा है फाइंड शंट टू मेक, फाइंड शंट टू मेक अमीटर ऑफ 750 एम्पियर, 750 एम्पियर। यह आसान सा सवाल। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर का पूरा इंफॉर्मेशन दे रखा है। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है 13 ओम है, और ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना, फुल डिफ्लेक्शन करंट आपको कितना दे रखा है, 100 मिली एम्पियर। तो उसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट टू मेक अमीटर ऑफ 750 एम्पियर। 750 एम्पियर का अमीटर बनाने के लिए, मतलब 750 एम्पियर वो मेजर कर सके, 750 एम्पियर का अमीटर बनाने के लिए हमें कितना शंट, कौन से वैल्यू का शंट यूज करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, आओ देख लो सवाल का आंसर, देखो क्वेश्चन का आंसर। तो S इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब देखो ना, IG आपको दे रखा है कितना, 100 मिली एम्पियर, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस में 3,
आर जी आपको दे रखा है 13 अपॉन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है 750 और आई जी की वैल्यू कितनी है 100 मिली एम्पियर 100 मिली एम्पियर 100 एम्पियर कर दो इसको, मिली एम्पियर नहीं 100 एम्पियर कर दो, है ना, कुछ मैं बताना चाह रहा हूं यहां पर, 100 एम्पियर कर लो तो 13 हो जाएगा ये इंटू 13 और ये 100 हो गया, है ना, मिली नहीं 100 एम्पियर कर दो। तो ध्यान से अगर आप देखो तो कितना हो गया 650 हो गया। तो एस बराबर 100 इंटू 13 अपॉन में कितना हो गया 650, ये और ये चला गया और ये 5 टाइम्स चला गया इज इक्वल टू कितना 20 ओम, 2 ओम सॉरी 2 ओम, मतलब शंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 ओम होनी चाहिए, ऐसा होने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, IG बराबर 1 मिली एम्पियर, RG बराबर 50 ओम, IG बराबर 1 मिली एम्पियर और RG बराबर आपको दे रखा है 50 ओम। ठीक है भाई, मतलब फुल डिफ्लेक्शन करंट कितना है 1 मिली एम्पियर है और गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 50 ओम है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ शंट, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ shunt to make ammeter of range 100 मिली एम्पियर। 100 मिली एम्पियर, बहुत अच्छी बात है। ये रेंज क्या बोल दिया, रेंज मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ऐसा मीटर बनाना है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितना मेजर कर पाए 100 मिली एम्पियर मेजर कर पाए। तो यहाँ से मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाह रहा था कि जो आप आई लिख रहे हैं लिख लीजिए, इस फॉर्मूले में लिख लीजिएगा आप कहीं ना कहीं कि S बराबर आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी में आई इज वॉट रेंज ऑफ अमीटर। क्या बोला, रेंज ऑफ अमीटर, अमीटर का ये क्या है रेंज है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अमीटर का ये आपका क्या हो गया रेंज हो गया। तो ये रेंज कितना है अमीटर का 100 मिली एम्पियर, मतलब इतना मैक्सिमम करंट फ्लो कर ले अमीटर, इसलिए इसको बनाना है। तो कितना शंट यूज किया जाएगा, फिर से वही सवाल, तो फिर से वही जवाब सॉल्यूशन, ये सब पूछे गए सवाल हैं, है ना, खूब प्रैक्टिस करिएगा इस पर। आर जी अपॉन आई माइनस आई जी, तो ध्यान दो एस बराबर आई जी की वैल्यू कितनी है 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ माइनस में 3 और आर जी की वैल्यू कितनी है, आर जी है 50 अपॉन आई की वैल्यू कितना बनाना है 100 मिली एम्पियर, तो 100 इंटू 10⁻³ माइनस में 3 और माइनस कर दो 1 मिली एम्पियर, 1 इंटू 10⁻³ माइनस में 3। ध्यान से अगर आप देखो 10⁻³ नीचे से कॉमन कर दो, ऊपर से कट जाएगा 10⁻³ है ना, तो कट जाएगा तो नीचे कितना बचेगा, आई थिंक मेरे हिसाब से नीचे बच रहा है ये -3 ऊपर से चला गया, ऊपर बचा 50 और नीचे बचा 100 माइनस में 1 एंड दिस इज इक्वल टू एस बराबर 50 बाई 99 ओम, 50 बाई 99 ओम, 50 बाई 99 ओम। चेक कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस 50 ओम है, 1 मिली एम्पियर, ये इस तरीके से, तो 100 में से 1 चला गया, कितना बचा 50 बाई 99 ओम, ये रेजिस्टेंस आ गया। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, एक क्वेश्चन और। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर
अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm is converted is converted into ammeter of 1 ampere. Find shunt. ठीक है, तो सवाल आपसे क्या बोला? सवाल आपसे कह रहा है कि अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम। एक अमीटर है आपके पास, है ना, एक अमीटर है 1 मिली एम्पियर का जिसका रेजिस्टेंस आपके पास 2 ओम है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू अमीटर ऑफ 1 एम्पियर। फाइंड शंट, शंट की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कहने का कल मैं दूंगा। समझ रहे बात को? इसका आंसर मैं कल दूंगा। आप सोच के देखो, ये अमीटर से अमीटर का कन्वर्जन है। मेक श्योर अमीटर से अमीटर का कन्वर्जन है। मैंने क्या लिखा है? अमीटर ऑफ 1 मिली एम्पियर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर ऑफ 1 एम्पियर, है ना। 1 मिली एम्पियर के अमीटर को 1 एम्पियर के करंट में 1 एम्पियर के अमीटर में चेंज करना है, तो हमें शंट कितना लगाना पड़ेगा। अब मैं अमीटर से अमीटर का कन्वर्जन आपको बोल रहा हूं, तो इसका नियम, इसका लॉ, इसका तरीका मैं बाद में बताऊंगा, और वो अगले लेक्चर में है। मतलब कुछ होना चाहिए ना, तो ठीक है। तो मतलब कि ये सस्पेंस है आपके लिए कि अमीटर से अमीटर का कन्वर्जन। वाओ, थैंक यू वेरी मच।